नमस्कार दोस्तों। कोई भी राजनीतिक दल अग्रिम संगठनों का गठन इसलिए करते हैं कि नए और युवा लोगों को जोड़कर उस संगठन के सहारे पार्टी विचारधारा को मजबूत किया जा सके। और चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे अन्य छोटे मोटे दल हो, तमाम दल अग्रिम संगठनों का गठन करते हैं या आनुवंशिक संगठनों का गठन करते हैं और उनके जरिए अपनी ताकत बढ़ाते हैं। किसी समय पर कांग्रेस में भी युवा कांग्रेस और एनएसयूआई बहुत ताकतवर अग्रिम संगठन हुआ करते थे। किसी समय मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वह किसी समय है, यानी कि टाइम जो था वह बिफोर और आफ्टर जो गिना जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि किसी समय। अब आज अगर अग्रिम संगठनों की ताकत की बात की जाए तो कांग्रेस के दोनों प्रमुख अग्रिम संगठन युवक कांग्रेस और एनएसयूआई चरमरा चुके हैं। ताकत के नाम पर सिर्फ कुछ नेताओं के पीछे घूमने वाले लोग और संगठन में सक्रियता के नाम पर कुछ छोटे मोटे कार्यक्रमों के अलावा इन दोनों प्रमुख अग्रिम संगठनों की ताकत कुछ नहीं है। और ताकत नहीं होने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जब संगठन के प्रदेश अध्यक्षों की सक्रियता सिर्फ नेता विशेष के लिए हो जाए और पार्टी संगठन के लिए नहीं हो, और वे मिलकर खुद ही मुख्यमंत्री पद के लिए नेताओं के नाम घोषित करने लगे, तो फिर आप समझ सकते हैं कि उन अग्रिम संगठनों के अंदर कितनी ज्यादा गुटबाजी फैलेगी। और जब गुटबाजी फैलेगी तो उन अग्रिम संगठनों की हालत चरमराएगी ही, यह तय है। और राजस्थान में दोनों अग्रिम संगठन जिनके प्रदेश अध्यक्ष इस समय संगठन मजबूत करने के बजाय मुख्यमंत्री बनाने में लगे, इसलिए बनाने में लगे कि एक अग्रिम संगठन के अध्यक्ष तो संभावित उम्मीदवार खुद को मान रहे हैं विधानसभा का कि उन्हें टिकट मिले, इसलिए एक नेता विशेष के पीछे वे दिन रात और कभी भी चर्चा करो तो उस नेता को वे मुख्यमंत्री बनाने में लगे हैं। यानी कि एक तरह से वे आला कमान बने हुए कि उनके कहने से उन नेता को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाएगा। दूसरे अग्रिम संगठन के अध्यक्ष हैं, वे विधायक तो बन गए, लेकिन अब उनकी निष्ठा भी एक नेता विशेष के प्रति बार बार प्रकट होती है और बार बार वे अपने बयानों में ये कहते भी हैं, यानी कि वे भी मुख्यमंत्री बनाने में लगे। भले ही आला कमान का क्या फैसला होगा, 2028 में राजस्थान में क्या हालत होगी, किस पार्टी को बहुमत मिलेगा नहीं मिलेगा, आला कमान किसे बनाएगा नहीं बनाएगा, विधायक किसके साथ जाएंगे नहीं जाएंगे, यह सवाल 2028 यानी 2-3 साल बाद की बात है। और 3 साल बाद तक क्या ये दोनों अग्रिम संगठन के अध्यक्ष खुद भी बने रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसका भी अभी पता नहीं है, लेकिन दोनों ही मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक नेता विशेष की निष्ठा में लगे हैं। ऐसे में इन संगठनों की हालत क्या है, यह पूरा राजस्थान जानता है, खासतौर पर राजनीतिक लोग और कांग्रेस से जुड़े लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन बात इधर से हटकर यह करें कि यूथ कांग्रेस को आज बड़ी चर्चा हो रही है, और चर्चा इसलिए हो रही है कि यूथ कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी जो कुछ ही दिनों पहले, हालांकि 3-4 महीने पहले 200 पदाधिकारी बनाए गए थे और उससे पहले कुछ पदाधिकारी बने हुए थे, लगभग 250-300 लोगों की प्रदेश कार्यकारिणी वाली यूथ कांग्रेस की कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया। अब ये एक सामान्य प्रक्रिया होती है कि किसी भी अग्रिम संगठन की कार्यकारिणी को भंग कर दिया जाए फिर बना दिया जाए। दरअसल यूथ कांग्रेस की कार्यकारिणी को भंग करने के पीछे अगर सबसे बड़ा कारण जो सामने निकल कर आ रहा है और जिस कारण की चर्चा है, वह चर्चा सिर्फ यह है कि यूथ कांग्रेस के अंदर 3 अध्यक्ष, जी हां 3 प्रदेश अध्यक्ष, कहने को तो 2 अध्यक्ष कार्यकारी हैं, 1 अध्यक्ष है, लेकिन तीनों अध्यक्ष हैं। तीनों अध्यक्षों के बीच में कोई भी तालमेल कहीं नजर नहीं आता है, क्योंकि तीनों 2 कार्यकारी 1 प्रदेश अध्यक्ष की निष्ठाएं वही नेताओं के लिए अलग अलग हैं, और अलग अलग जब निष्ठाएं हैं तो फिर उनके खुद के प्रति जिनकी निष्ठाएं हैं उन्हें कार्यकारिणी में शामिल कर लिया जाता है। पिछले दिनों जब कार्यकारिणी बनी तो बड़ा विरोध का स्वर उठा था, और विरोध का स्वर इसलिए उठा था कि अपने चहेतों या अपने नेता के यहां से अगर किसी की सिफारिश आई है तो उसे प्रदेश की कार्यकारिणी में शामिल कर लिया गया। अब प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया हो तो सचिन पायलट के प्रति जो निष्ठावान लोग थे उन्हें उन्होंने कार्यकारिणी में शामिल करवाया,
चाहे वे सक्रिय हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके नेता के प्रति निष्ठा है, इसलिए उन्हें कार्यकारिणी में शामिल कराया। यशवीर सुरा कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अब उनके नेता के प्रति निष्ठा जिसकी है, उन्होंने भी कोशिश की कि उसे कार्यकारिणी में शामिल करा जाए। सुधेंद्र मोंड, हालांकि स्पष्ट रूप से तो नजर नहीं आते कि वे किस नेता के साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी निष्ठाएं भी जुड़ी है, तो कुछ लोगों को वे भी कार्यकारिणी में शामिल करा लेते हैं। और जब कार्यकारिणी बनी उसके बाद प्रदेश की बैठकें हुई। प्रदेश की बैठकें हुई तो अधिकांश, कुछ जिलाध्यक्ष गायब रहे, कुछ प्रदेश पदाधिकारी गायब रहे। फिर नोटिस का खेल चला, कुछ और नोटिस का खेल चला तो अधिकांश ने उत्तर देना भी जरूरी नहीं समझा। अब प्रदेश प्रभारी नोटिस देते रहे, उधर उत्तर नहीं आए, क्योंकि उन्हें बचाने के लिए उनके आका मौजूद थे। अब किसे हटाएं किसे नहीं हटाएं, यह द्वंद्व चला। ऐसे में अंत में आकर पूरी कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया और कहा जा रहा है कि 15 से 20 दिनों में नई कार्यकारिणी आ जाएगी। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया ये कहते हैं कि निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ताओं को ही अब कार्यकारिणी में जगह मिलेगी। अब सवाल तो असल यही है कि समर्पित किसके प्रति? क्या अभिमन्यु पूनिया के प्रति समर्पित, क्या सचिन पायलट के प्रति समर्पित, क्या गोविंद सिंह डोटासरा के प्रति समर्पित, क्या अशोक गहलोत के प्रति समर्पित, क्या टीकाराम जूली के प्रति समर्पित, क्या भंवर जितेंद्र के प्रति समर्पित, क्या हरीश चौधरी के प्रति समर्पित, या कांग्रेस के प्रति समर्पित? क्योंकि पार्टी के प्रति समर्पित का क्या मापदंड है, इसका कोई भी नेता उत्तर नहीं दे सकता। उत्तर सिर्फ एक बात का मिलता है कि समर्पित हो तो सिर्फ नेता के प्रति, और नेता भी वह जिसके प्रति प्रदेश अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्षों की निष्ठा हो। अगर उनके प्रति कोई समर्पित है तो फिर उसका कार्यकारिणी में आना या जिला यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जाता है। पिछले दिनों राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिब आए थे। वे इस उत्तर से बचकर तो चले गए जब उनसे यह पूछा गया कि यूथ कांग्रेस में जो चुनावी प्रक्रिया है, उस चुनावी प्रक्रिया की वजह से तालमेल की कमी और आपसी तनाव ज्यादा रहता है पदाधिकारी और अध्यक्षों के बीच में, क्या इसे वे मानते हैं? इस बात से बचकर राष्ट्रीय अध्यक्ष चले तो गए, लेकिन उनके जाने के कुछ ही दिनों के बाद में प्रदेश कार्यकारिणी का भंग होना स्पष्ट रूप से यह बताता है कि यूथ कांग्रेस के अंदर कहने को भले ही चुनावी प्रक्रिया हो, लेकिन असल खेल वही होता है सिफारिशियों का। और जब सिफारिशियों को भरकर आप कार्यकारिणी बनाएंगे तो फिर वह कार्यकारिणी के लोग जो पदाधिकारी बन गए हैं, जो फोटो छपाते हैं, जो होर्डिंग में छपते हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर चलते हैं, उनकी निष्ठा आखिरकार क्यों कर संगठन के प्रति होगी? और यूथ कांग्रेस हो चाहे एनएसयूआई हो, दोनों में चुनावी प्रक्रिया जब से आई है, मैंने पहले भी कहा कि दोनों की स्थितियां बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी हैं। और ये कमजोर हो चुकी है मैं कह नहीं रहा, अभी हाल ही 6 महीने पहले दोनों संगठन के प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन जयपुर में हुए थे, और जब प्रदर्शन हुए थे तो उनके अंदर आपने संख्या गिनी होगी, कुछ 100, जी हां कुछ 100 कार्यकर्ताओं की भीड़, सिर्फ इसे भीड़ भी नहीं कहा जा सकता ठीक से, कि प्रदेश के अग्रिम संगठन वह भी कांग्रेस के, अगर उनका प्रदेश स्तरीय आंदोलन कोई हो, प्रदेश स्तरीय कोई संघर्ष करना हो, उसके अंदर भीड़ की बात हो, तो कुछ 100 लोगों का जुटना, चाहे वह यूथ कांग्रेस हो चाहे वह एनएसयूआई हो, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि संगठनों की आंतरिक स्थिति कितनी कमजोर हो चुकी है। और यह सीधा सीधा कारण सिर्फ चुनावी प्रक्रिया है, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया से कोई चुनकर आएगा तो जो हारेगा उसके प्रति निष्ठा रखने वाले आखिरकार क्यों संगठन के प्रति निष्ठा रखेंगे? और यही कारण है कि ये दोनों संगठन बुरी तरह से चरमरा गए। कहने को तो यह भी होता है कि जब यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के चुनाव होते हैं तो बड़े नेताओं का दखल नहीं होता, लेकिन असल बात यह है कि बड़े नेताओं का दखल पूरी तरह से होता है, और वे जिसे अध्यक्ष बनाना चाहते हैं उसे जिताने के लिए निचले स्तर तक जहां उन्हें जाना होता है, फोन करना होता है, संपर्क करना होता है, किसी भी जरिए से जाकर वे संपर्क करते हैं, अपने नजदीकी व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनवाने का पूरा प्रयास करते हैं। और करते हैं तो उसका नतीजा जो भी आए,
फिर जिस नेता का समर्थक जीत कर आएगा वह उसकी निष्ठा के गुण गाएगा, फिर संगठन हमेशा पीछे रह जाएगा और वह हमेशा कमजोर होता जाएगा। अब समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ता की बात हो रही है, तो पहले जब कार्यकारिणी 250 से ज्यादा लोगों की बनाई थी, तो क्या वे 250 से ज्यादा लोग समर्पित और निष्ठावान नहीं थे? थे, लेकिन नेताओं के प्रति थे, वे कांग्रेस के प्रति नहीं थे। दरअसल चुनावी प्रक्रिया में से पहले जब संगठन में सदस्यता होती है तो वह ऑनलाइन होती है। अब ऑनलाइन में किसी की निष्ठा किसके प्रति जुड़ी है कोई पता नहीं होता। वह अगर मेरा जानकार है, मुझे चुनाव लड़ना है, तो मैं किसी भी पार्टी के जुड़े लोग से ये कहूंगा कि सिर्फ मेंबर बन जाओ, वोटिंग कर देना, उसके बाद आप जाओ, आप किसी भी पार्टी के साथ जाओ, किसी नेता के साथ जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनना है। और यूथ कांग्रेस एनएसयूआई में सदस्यता के नाम पर यही होता है। और अंत में जब भीड़ इकट्ठी करने की बात हो तो भीड़ के नाम पर कुछ सैकड़ों लोग ही जुट पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण भी यही है, क्योंकि उनकी निष्ठा ही जब नहीं होती तो फिर वे क्यों कर उस संगठन के साथ जुड़ेंगे। दूसरी ओर युवा मोर्चा भाजपा का है, महिला मोर्चा भाजपा की, उनमें एक प्रक्रिया है कि प्रदेश का जो अध्यक्ष होता है पार्टी का, वह तय करता है कि आखिरकार मोर्चों के अध्यक्ष कौन बनेंगे। उसके बाद जब कार्यकारिणी बनती है तो संगठन के साथ जुड़े लोग, क्योंकि अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी समझ से बनाया है, तो प्रदेश अध्यक्ष के साथ में मोर्चा के अध्यक्ष की समझ जुड़ जाती है और फिर नीचे की कार्यकारिणी उसी अनुरूप बनती है। जब संगठन पार्टी का काम करता है तो उसके साथ मोर्चा के लोग भी बराबर कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। और यही कारण है कि भाजपा के मोर्चे, जिन्हें अग्रिम संगठन कहा जाता है, वे कहीं अधिक मजबूत जमीन पर कांग्रेस के अग्रिम संगठनों के मुकाबले हर जगह नजर आते हैं। लेकिन अब चूंकि प्रदेश में गुटबाजी के अंदर घिरी हुई यूथ कांग्रेस की कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। अब देखना यह है कि नई कार्यकारिणी जो बनने वाली है, अब वह कब तक बनेगी अलग बात है। क्या उसमें कांग्रेस के प्रति निष्ठा ढूंढी जाएगी या कार्यकारिणी में आने वाले पदाधिकारियों की निष्ठा किसी नेता विशेष के लिए हो, यह उसमें ढूंढा जाएगा। और अगर ऐसा ही फिर होता है तो निश्चित है कि यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई की स्थिति जो चरमराई हुई है वह और ज्यादा कमजोर होती जाएगी। और यह रोकने का काम जिनका है, क्या वे इससे रोक पाएंगे या फिर चरमराती या ढहती अग्रिम संगठनों की स्थिति को सिर्फ देखते रह जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।